चलिए जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए लाइव। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो बाकी के बच्चे जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। प्रदीप, रोहित, चलो। तो मैंने जो है आपकी क्लास कौन सी स्टार्ट कर रखती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस वाली, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो हम पढ़ रहे हैं और इसकी मेरे हिसाब से 3 क्लासेस आपकी हो गई हैं, ठीक है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको हमने क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है, ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून भाई, राहुल, हरीश, रवि, जय हो भाई, जय हो रवि, ठीक है। चलो, तो हमने कल की क्लास में हु और हुम इन दोनों को कवर किया था और इनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे, प्रैक्टिस भी हमने इनकी कर ली थी, ठीक है। आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को आगे की तरफ लेकर चलने वाले हैं और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। देखो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, इतना ही आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ना है। किताबों में चाहे कितना भी फालतू लिखा हो, कितनी भी कहानियां, किससे, गोबर गाथा कितनी भी लिख रखी हो, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता। लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है और इसी को बार बार आपको रिवाइज करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया था, हु और हुम को हमने देख लिया था। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, देखो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, अब तक हमने टेंसेस में भी ये पढ़ा है कि जैसे हमारा इज एम आर है, इज एम आर है ना। तो टेंसेस में जब हमने इनको पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और जब पैसिव वॉइस में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि इनके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर और आपका निकल के आता है, जब आप देखोगे कि ये वाली जो है इज एम आर वाज वर, क्या इज एम आर वाज वर, हैज हैव, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड, विल हैव, ठीक है। ये वाली जो है, जो मैंने यहां पे लिखी है सिर्फ ये, और इसके अलावा डू डज वू डज कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जो मैंने ये लिखी है सिर्फ ये, इनके अलावा ना डू डज होगा, ना आपका विल भी होगा, और कुछ भी नहीं होगा, बस यही होंगी। इनके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके बाद आपको देखने को मिलेगा टू। क्या देखने को मिलेगा, टू। सेंटेंस कैसे बना होगा, ही इज टू गो देयर, ऐसे ऐसे बना होगा सेंटेंस। ये सही सेंटेंस है, कभी सोचने लगो एक गलत है, एकदम 100% सही सेंटेंस है, ठीक है। ही इज टू गो देयर, और आपने ये तो देखा भी होगा, ही हैज टू गो, और ये सेंटेंस तो आपने देखा भी होगा, जरूर देखा होगा 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने इस सेंटेंस को ना देखा हो। देखा है ना भाई सभी ने, गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। ये तो सभी ने देखा होगा ना, ये वाला सेंटेंस तो सबने देखा है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात याद रखनी है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। अब ऊपर से मैं चीजों को कर रहा हूं खत्म यहां से, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। ये चीज मैंने यहां से हटा दी है, इनको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जब ये चीज आपको देखने को मिले तो समझ जाना है, क्या ये समझ जाना है कि ये जो है ये क्या है, ये आपके एक्टिव वॉइस हैं। एक्टिव एक्टिव वॉइस हैं। कौन से वॉइस हैं, ये आपके एक्टिव वॉइस हैं, ठीक है। कौन से हैं भाई, एक्टिव हैं, ठीक है। इनको हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा फिल करोगे, कलर बताओ। अरे ये क्या कर दिया भैया, ठीक है। एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है आपके एक्टिव वॉइस। इसके अलावा जब इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे आपका जो ये टू है, ये जो टू है, इस टू के साथ बी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बी, और प्लस में कर देंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म। कब, जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को बनाएंगे तो इसके साथ क्या कर देंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म कनेक्ट करेंगे और बी को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, बी को ऐड कर देंगे। बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है।
मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज टू आस्क हिम। मैंने लिखा ही इज टू आस्क हिम, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट का है। और एक तरह से इज एम आर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? इज एम आर आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल है। ऐसे ही आपको और सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे दे हैव टू वॉच टीवी। दे हैव टू वॉच टीवी। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने यहां पे ये नहीं लिखा है कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ मैंने ये लिखा है प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से आपको पास्ट में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको पास्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे ही हैड टू, इसी को बना देते हैं आस्क हर, ठीक है। ऐसे तो ये पास्ट का सेंटेंस है, ये नहीं बोला है कि पास्ट परफेक्ट है, क्या है, सिर्फ ये क्या है? पास्ट का सेंटेंस है आपका, ठीक है भाई, क्या है? पास्ट का सेंटेंस है। अब देखो यहां पे जो चीजें मैंने लिखी हैं, इन्हीं को पैसिव वॉइस में करने के लिए नॉर्मल वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो आपका हर बार होता है, लेकिन इस बार कोई पर्टिकुलर टेंस का नाम तो दे नहीं रखा, तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा रखी है उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा के रखेंगे। बस इसके हिसाब से, जैसे इज एम आर 3 होती है एक साथ, तो जो हम ऑब्जेक्ट को लेंगे उसके हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर में जो है, जो भी सिंगुलर प्लूरल हमें चाहिए उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनको बनाएंगे, ठीक है भाई। तो बना के अभी दिखाऊं या पहले आपको रूल दिखा दूं एक बार और अच्छे से? देखो जैसे ये है, ये ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम है। तो हिम का क्या होता है? ही होता है, तो ही को हम यहाँ पे लिख देंगे, ही को लिख दिया। फिर हमें ही के साथ इज लग जाएगा, हाँ ही के साथ तो इज लग जाएगा, है ना, तो ही के साथ यहाँ पे भी इज लगा देंगे। मैंने अब क्या बोला है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद क्या लगाना होता है? टू, क्योंकि इनके साथ टू तो लगा ही हुआ है। फिर हमें क्या लगाना होता है? बी लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बी लगाना होता है। फिर हमें हमारी जो वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म लगानी होती है। क्या लगानी होती है? थर्ड फॉर्म लगानी होती है। फिर हमारा जो आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे बाय हिम। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे ही का ही यही उतार दिया, बाद में जब आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पे मैं हिम की जगह इसको हर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? हर, ताकि यहां पे शी आ जाए। क्या आ जाए? यहां पे शी आ जाए, ताकि आप जब इसको बाद में देखो तो आप कंफ्यूज ना हो। शी इज टू बी आस्क्ड बाय हिम, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये जो दूसरा वाला है ये भी ऐसे ही बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी के साथ अब हैज लगे या हैव? भाई हैज में से हैव आएगा या हैज आएगा? टीवी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज आएगा। टीवी हैज टू बी आएगा इसके साथ। अब देखने काम हो रहा है वॉच, और इसकी आ जाएगी थर्ड फॉर्म, तो हम लगा देंगे वॉच्ड। टीवी हैज टू बी वॉच्ड, और लास्ट में दे का हो जाएगा बाय देम, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम बनाते थे ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं है क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है इस जमार के साथ, इसलिए इनमें उसी हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं और उसी के हिसाब से अपनी जो चीजें हैं उनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, जैसा कि हमने अब तक सीखा है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर वाला भी हम बनाएंगे। हर का बन जाएगा शी। अब सी के साथ हैड तो सबके साथ लग जाएगा, चाहे सी हो या कोई भी हो। शी हैड टू बी आस्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड। क्या हो जाएगी? आस्क्ड। और बाद में लगा देंगे बाय लगा के, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जो आपके लिए लेके आया था, देखो वो यही लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आया था ना, तो मैंने यहाँ पे बना के भी लिख दिया है ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आपको क्लियर दिख जाए। जब आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिखाई देगा ऐसा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब वही वाली होंगी जो मैंने बताई हैं, इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड और विल हैव, ठीक है। ये जब होंगी तो इनके बाद आपको टू देखने को मिलेगा और पहली फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ये मत सोचना ये गलत है, ये तीनों ही सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं सभी सही हैं, ये तीनों सही हैं, ठीक है। जो मैं भी नीचे लिख रहा हूं, पहला ही इज आस्किंग, एकदम ठीक है। दूसरा ही इज टू आस्क, अगर मैं हिंदी वो पढ़ा रहा होता ना स्पोकन इंग्लिश तो उनका मतलब बताता मैं आपको अच्छे से, ठीक है। ही इज टू आस्क, ये भी एकदम ठीक है, ये भी एकदम ठीक है।
और मैं लिख रहा हूं ही इज बीइंग आस्क्ड, ये भी ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं ही इज टू बी आस्क्ड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो भाई 4 लिख दिए मैंने, तो ऊपर 3 लिखा था, तो इसको 4 कर देते हैं। ये चारों वाक्य जो हैं सही हैं। ठीक है, ठीक है भाई। ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों, ये नॉर्मल है, ये एक्टिव वॉइस में है। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है। ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, बस। ठीक है, ये मैं सोचना गलती कर दी उसने, तो आईएनजी नहीं लगाया। आईएनजी का भी सही है, बिना आईएनजी का भी सही है। इसमें टू आएगा, टू के अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बचता है, ये स्ट्रक्चर आपके होते हैं बस। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये भी सही है। जब आप पैसिव बनाओगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वही लिखी रहेगी जो है सेम टू सेम। टू का टू आ जाएगा, लेकिन टू के बाद बी और ऐड हो जाएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और लास्ट में वही बाय लगा के सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। तो एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे मैंने बता दिए। ही हैज टू राइट अ बुक, तो ए बुक आपका ऑब्जेक्ट ए आ गया। हैज है में से बुक एक ही है तो हैज ही लग जाएगा, फिर टू भी लग जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाय हिम आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ही वाज टू राइट अ बुक, ये पास्ट में बना हुआ है, ये प्रेजेंट में बना हुआ है, दोनों ही सेम है। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? ऑल क्लियर भाई, वाह बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे जिनको ऑल क्लियर होता रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये इसको नाम देते हैं इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस। देखो अगर मैं ये नाम लेके पहले पढ़ा था ना, आपको ये नाम ले लेता पहले और ये फिर पढ़ा था, तो ऐसा लगता क्या भारी भरकम टॉपिक पढ़ा दिया हुआ है ना। लेकिन भारी भरकम तो है, लेकिन नाम में है, बस देखने में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। उससे भी आसान है। सबसे कठिन वाली चीज पता है कौन सी है? हु और हुज वाली। हमने जो कल पढ़ी थी ना, वो सबसे हार्ड थी पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर कोई हार्ड टॉपिक है तो वो हु और हुज वाला ही है, और सब नॉर्मल है। ये सबसे नॉर्मल है ना, इसमें तो टू बी लगाना है बस। ठीक है, इनको बोलते हैं इन्फिनेटिव वाले पैसिव। अब आ जाओ जल्दी जल्दी से। अरे ये कौन सा लगा दिया मैंने, इनको बना दोगे आप? बताओ बना दोगे इनको? इनको बाद में बनवाऊंगा आपसे, है ना। आगे पढ़ते हैं, पहले इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, अब हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे। एक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया जिसमें टू बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमारे कैसे बनते हैं, जिनमें पहले वर्ब की फॉर्म लगी होती है। क्या लगी होती है? वर्ब की फॉर्म पहले ही लगी होगी। ठीक है, और लास्ट में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी लगा हो सकता है। छोटे छोटे से फ्रेजेस होते हैं, जैसे गो देयर, है ना। जैसे कम हेयर, है ना। जैसे आस्क हिम। ठीक है, जैसे और क्या हो सकता है बताओ? जैसे हम बोल सकते हैं कम इन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, ये क्या है? गो, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो इनमें वर्ब लगी होती है आगे, और लास्ट में आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं, इनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और यही चीज मैंने आपके लिए यहां पे लिख रखी है। देखो जैसे गो देयर हो गया। अब देखो इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट गो देयर। ठीक है, इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव में बनाने के लिए डू नॉट। अब मैं आपको ना एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको सेंटेंस के टाइप्स भी बताऊंगा, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ये। ठीक है, अभी फिलहाल देख लो, जैसे लेट मी चेक, कम हियर, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इनका स्ट्रक्चर ज्यादातर V1 से चालू होता है। अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने हैं तो डू डज भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो है आपको इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह लास्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें लेट भी आ सकता है, डू डज से भी शुरू हो सकते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए ना, ये सब क्या है? इनके स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये इनसे शुरू हो सकते हैं। इनसे क्या होते हैं? ये शुरू होते हैं। ठीक है, इनसे शुरू होते हैं। जैसे कि देखो V1 से ये वाला स्टार्ट हो रखा है, डू डज से ये वाला स्टार्ट हो रखा है, लेट से ये वाला स्टार्ट हो रखा है, और ये फिर से V1 से स्टार्ट हो रखा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये 3 तरह के आपको दिखाई देते हैं। एक तो वो होता है जब किसी को आप ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करें? ऑर्डर ही तो दे रहे हैं भाई, गो देयर, कम हियर, है ना, ऐसे ऑर्डर देते हैं जब आप किसी को। एक वो होता है जिसमें आप किसी को एडवाइस देते हैं। एडवाइस मतलब होता है सलाह।
क्या देते हैं, सलाह देते हैं, इसमें देते हैं आप किसी को ऑर्डर, यानी कि निर्देश देते हैं, है ना, निर्देश देते हैं, ठीक है। एक रिक्वायर्ड के लिए होते हैं, यानी कि जरूरत के लिए, इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें भी इनकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों की जरूरत है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये बनेंगे कैसे। इनको आप दो तरह से बना सकते हैं। यहां पे जो ये चीजें मैंने लिख रखी है ना, देखो जैसे गो लिख रखा है, गो लिख रखा है, तो गो को तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, या जब जरूरत है नहीं, गो ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है ना। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे हमने लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गो है, इसका ऑब्जेक्ट है या कि कोई यहाँ पे नहीं है, क्या और किसको से पता लगा लेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना, इसे ही तो पता लगाते हैं। भाई हमने बोला क्या जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया, किसको जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया सेंटेंस से, कौन जा रहा है तब जवाब आ जाएगा, कहां जा रहा है तब जवाब आ जाएगा, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, इसलिए गो क्या है, ये ऐसा है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये जो गो है ना, ये क्या है आपकी, देखो वर्ब मैंने जब आपको बताई थी पैसिव वॉइस शुरू करते टाइम, तो दो टाइप की वर्ब्स मैंने आपको बताई थी। वर्ब कितने टाइप की बताई थी, दो टाइप्स की। एक मैंने बताई थी ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, एक मैंने बताई थी इंट्रांजिटिव वर्ब्स, बताई थी ना, याद है कितने बच्चों को। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो ऑब्जेक्ट लेती हैं। और इंट्रांजिटिव क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसी वर्ब है, अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट ले रही है, क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको वो देखने में कैसी मिलेगी, ऐसी, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसका दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप चाहो तो आगे लेट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट को लिख दो और फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। आप चाहो तो ये वाला पूरा का पूरा सेम टू सेम उतार दो और जो वर्ब है उसको लिख दो। इन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू, और लास्ट में ये वर्ब जो है इसको लिख सकते हैं। और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट वाली आपकी वर्ब है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो वहां पे आपको वर्ब भी दिखेगी सिर्फ खाली, जैसे गो देयर ऐसे, है ना, तो नॉर्मल वर्ब भी दिखेगी। तो वहां पे आप ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, और लास्ट में वर्ब की पहली फॉर्म लिख सकते हैं। देखो आप ये जो इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस हैं, ये यू आर ऑर्डर्ड टू आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी, दोनों बन जाएंगे इससे तो। लेकिन वो क्या करता है, वो इसमें क्यों देगा, उसे पता है, इसमें तो इसको पता है, इसमें तो आसानी से बना लेगा, वो आपको एरर देगा इन दोनों में, इन दोनों में बनाने के लिए आपको बोलेगा इन दोनों में बनाओ। उसको पता है इसमें तो बना ही लेगा, करना ही क्या है, ये लाइन याद कर लो और पीछे वर्ब की पहली फॉर्म लगा दो। लेकिन वो बोलेगा इनमें बनाने को, इनमें बनाने को, इनमें बना के दिखा भाई, है ना, तब आपको इनमें बना के उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। तो यहां पे इसको याद कर लो कि पहले आपको लेट लिखना है, जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा। लेट लिखो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखो ये जब मैंने आपको लेट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या लेट के बारे में नहीं बताया, जो लेट होता है ना, लेट के बाद हमेशा लेट का ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने बोला लेट मी गो, लेट मी गो, ऐसे आपने बहुत सुना होगा। तो ये मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ये क्या है, मी, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट ही तो है मी। लेट के बाद कभी ऐसा नहीं आएगा लेट आई गो, आई नहीं आ सकता कभी भी, ये आई गलत है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो लेट के बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमने बी प्लस V3 लगा दिया। क्या लगा दिया, बी प्लस V3 लगा दिया। ऐसे तो ये बन गया आपका लेट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस, और उसके देखो लेट पहले आपने लिखा, फिर लेट के खुद का ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो बी और V3 है इसको लिख देना है, बी लिख दो और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने किया है, ठीक है। और ये तो आप लिख ही सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू, ये तो याद ही करना है। दूसरा, जब आपकी विदाउट ऑब्जेक्ट होगी तो आप इट शुड बी पूरा का पूरा याद कर लो और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देना। क्या कर देना, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देना। वेरी गुड, ठीक है, बच्चों ने तो बता भी दिया भाई। गो ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, वाह, जल्दी जाग जाते हो या लेट, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने कुछ इनके ऑप्शंस जो है बना रखे हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। देखो इस तरफ है ऑब्जेक्ट वाली वर्ब और इस तरफ है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, विदाउट ऑब्जेक्ट वाली। इधर वाली देखो पहले किस तरह के शब्द हैं, ऑर्डर वाले देख रहे हैं। अभी जब किसी को ऑर्डर देते हैं तो आपने किसी को बोला ओपन द डोर,
तो यहाँ पे ये जो ओपन है ये क्या है, ये ओपन क्या है, ये आपकी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और ओपन क्या करना है, क्या और किसको का जवाब जी, क्या ओपन करना है, जवाब में आया डोर, भाई दरवाजा ओपन करो, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है इसका, ये ऑब्जेक्ट है, क्या ओपन करना है, दरवाजा ओपन करना है। तो ये जो डोर है ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा लगा सकते हैं, देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, या तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का होगा या फिर नाउन का होगा, है ना, दो ही चीजों का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो ही चीजों के बनते हैं, या तो वो नाउन का होता है या प्रोनाउन का। अगर आपको किसी वर्ब के बाद किसी चीज का नाम दिखाई दे तो समझ जाओ ये इसका ऑब्जेक्ट हो सकती है। और वेरीफाई करने के लिए मैंने बता ही रखा है क्या और किसको से पूछ लो सवाल, ठीक है। तो ओपन द डोर में हमने क्या किया, पहले तो लेट लिखा, फिर अपना ऑब्जेक्ट लिखा, लेट द डोर, अब हमें बी लगा के ओपन की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ओपनड, ऐसे तो बनेगा ही बनेगा। साथ में ये भी लिख सकते हैं आप, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहां तक तो पूरा का पूरा याद ही करना है आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप लिख दो ओपन द डोर, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। ऐसे ही देखो राइट, राइट क्या है आपकी वर्ब है, क्या राइट करना है, ए लेटर, तो ए लेटर आपकी क्या है, ए लेटर आपकी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और राइट क्या हो जाएगी, वर्ब। तो लेट पहले लिखोगे फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो लेट अ लेटर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, लेट अ लेटर बी रिटर्न, ऐसे लिखोगे, ठीक है। और यू आर ऑर्डर टू राइट अ लेटर, ये तो आप लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करना, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लेट फिर उसका ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन बी लगा के सॉल्व की थर्ड फॉर्म लगा दो, सॉल्व बन जाएगा। और नीचे वाला तो वही सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक है, जो लिखा जाता है वही आपको लिखना है, ठीक है। चलो क्लियर है। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट वाले होंगे तो कैसे देखने को मिलेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में ज्यादातर आपको लास्ट में देखो नाउन प्रोनाउन तो मिलेगा नहीं, अगर नाउन प्रोनाउन मिलेगा तो वो फिर उसका ऑब्जेक्ट भी तो बन सकता है, तो इसमें नाउन प्रोनाउन तो आएगा नहीं। इसमें आपको लास्ट में एडवर्ब देखने को मिल सकता है, एडजेक्टिव भी कई बार आ जाता है, या कुछ और चीज आ जाएगी, ये नहीं आएगा पर, ठीक है। जैसे कि स्टैंड अप, स्टैंड अप आ गया, तो ये बस एक ही तरीका से बना लो इसको, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। देखो ये वाला जो टाइप है ना, ये वाला जो है ये मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किया है, बाकी आपको ये चीज किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। आप चाहो तो इससे भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इससे भी बना सकते हैं। इट शुड बी, ऐसे बोलेंगे इसको, कैसे, अरे यहां पे कौन सा लेना पड़ेगा भाई, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट शुड बी, और लास्ट में जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। स्टैंड की स्टूड कर दोगे, जो भी होगी वो आप लगा दोगे थर्ड फॉर्म, ऐसे बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर ना बिना ऑब्जेक्ट वाले में तो यही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इधर आपको दोनों देखने को मिल सकती है, इधर ये वाली नहीं देखने को मिलेगी जो उधर वाली है, ज्यादातर इधर ये ऊपर वाली मिलेगी, लेट वाली, ठीक है। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वेट हियर, यू आर, देखो यहां पे हम ऑर्डर कर रहे हैं और यहां पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, क्या, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं थोड़ा इंतजार कर ले, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर दे भाई, वो क्या बोलते हैं, वो भाई इंतजार कर ले, हैं, तो आदेश दे रहे हैं क्या, हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने रिक्वेस्ट लिख दिया। अगर आप ऑर्डर के फॉर्म में वेट करने को बोले, भाई ऑर्डर दे रहा हूं तो उसको यहाँ पे थोड़ा वेट कर ले, तो आप यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है भाई, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस क्लियर है, ये वाले जो हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस क्लियर है आपको। चलो इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा, कुछ समझने की कोशिश करो, टेबल आपको समझ में आ गई होगी, पीछे की टेबल की तरह ही मैंने इसकी टेबल बनाई है, ये आपको एकदम याद आ जाएगी, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, इसमें भी वही होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है। और इधर सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म ही देखने को मिलेगी। इसको बनाने के लिए आपको शुड भी लगाना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट फिर शुड भी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यू आर एडवाइज टू, इसको बना ही सकते हैं, और इसमें भी यू आर एडवाइज टू, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखो ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, इन दोनों को तो आप याद कर लो, बन ही जाएगा। अलग से सिर्फ ये बनेगा ऑब्जेक्ट वाला, इसमें आपको ये वाला जो रूल है ये याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो दिखाओ भाई, ठीक है, देखो ये लिखे हुए ऑब्जेक्ट वाले, बिना ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। रिस्पेक्ट यूर टीचर्स, रिस्पेक्ट यूर टीचर्स, तो टीचर आपके क्या हो जाएंगे, यूर टीचर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हमने आगे लिख दिया यूर टीचर्स। अब हमें क्या लिखना है, शुड बी, रिस्पेक्ट हमारी वर्ब है तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिस्पेक्टेड,
और यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये तो आप बना ही सकते हैं, ये तो नॉर्मल चेपा चेपी करनी है बस, ठीक है। रीड क्या है यहाँ पे, वर्ब है, रीड दिस बुक केयरफुली, ठीक है। अब यहाँ पे केयरफुली जो है ना, ये क्या है, केयरफुली यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये यहां तक है, रीड दिस बुक ये है आपका ऑब्जेक्ट, दिस बुक। केयरफुली एक तरह से आपका एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने आपको बताया होगा बेसिक क्लास में, जिनमें एलवाई लगता है ज्यादातर ये एडवर्ब होते हैं, बताया था ना क्लास में बेसिक वाली में, ठीक है। तो ये एडवर्ब तो छेड़ना ही है, तो लास्ट में रहेगा, बस ये आपको आगे पीछे कर देना है और शुड भी लगा के जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है वैसे ही आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपका इधर होगा, इधर सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म लिखी होगी, वर्क हार्ड, तो आपको वर्क हार्ड शुड बी डन ऐसे कर देना है, यार यू आर एडवाइज्ड टू बी वर्क हार्ड, एडवाइज टू वर्क हार्ड, ठीक है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अब दोनों तरह से आप इनको बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपसे बने आप बना देना। अगर आपको ये क्या बोलते हैं एडवाइस वाला बनाने के बोले तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसमें फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, दो चीजें जो मैंने बताई हैं ये तो आपको भी रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है आपको। अब आपको मैं कराने वाला हूं इसमें, एक सेकंड रुको, देखो कुछ ना रिक्वेस्ट वाले भी हो जाते हैं, कई बार रिक्वेस्ट वाले भी आपको देखने को मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट वाले में कुछ नहीं करना होता, आपको कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लास्ट में वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है बस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में देखो, प्लीज गिव मी सम बुक्स, तो किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज लगा के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, है ना, प्लीज मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, ऐसे। तो इनमें कुछ नहीं करना होता, ये लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये जो वर्ब है ना गिव मी सम बुक्स या वाटर, जो भी है इसके बाद का जो भी है वो आपको यहाँ पे सीधा का सीधा चेप कर देना है, ठीक है। प्लीज होल्ड द बैग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू होल्ड द बैग, ये जो है ना ये जो प्लीज लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पैसिव वॉइस में जब बनाओगे तो इसको नहीं लिखना, क्योंकि ये कैसा वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में एक इज्जत दे रहा है दूसरे को, प्लीज ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ तू इससे कुछ मांग रहा है ना, उसको अच्छा लगेगा अगर आप प्लीज कह के बोलोगे, बस ये इसलिए लिख रखा है इसमें। आप चाहो तो प्लीज को मत बोलो, सीधे बोल दे होल्ड द बैग, तो फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू होल्ड द बैग, ठीक है। ऐसे भी आप इनको बना सकते हैं। गुड आफ्टरनून भाई मीनू, इतनी लेट हो गए बच्चे हैं, स्पष्ट है भाई रोहित, बहुत बढ़िया, स्पष्ट ही होना चाहिए। चलो अगर वॉइस वगैरह में वीडियो वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक भाई, सभी को क्लियर है भाई, बस यही चीजें थी यहाँ पे आपको बताने वाली। अब मुझे आपको एक चीज और बतानी है, देखो आपके सेंटेंस में ना कई बार ये वाले शब्द आपको देखने को मिलते हैं, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पीपल, जज, एवरीवन, समवन, नोवन और ये एनीवन, ये तो मैंने करा दिए, शायद आपको कराए हैं नहीं कराए हैं, अभी नहीं कराए होंगे ना। देखो ये जो चीज होती है ना, ये जो चीजें आपको सेंटेंस में अगर कभी देखने को मिले, ये चीजें कहां पे देखने को मिलेंगी, ये चीजें कहां पे देखने को मिलेंगी, जब ये सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी, किसमें, सब्जेक्ट में देखने को मिलती हैं, देखने को मिले, ठीक है। जब ये चीजें सब्जेक्ट में देखने को मिले तो इनको बाय लगा के, बाय सब्जेक्ट लगाकर नहीं लिखते, ठीक है। इनको बाय प्लस में सब्जेक्ट में ऐसे लगा के नहीं लिखते हैं, सेंटेंस को नॉर्मली लिख देते हैं बस, ठीक है। इनको हम नहीं लगा के लिखेंगे, बाय लगा के सब्जेक्ट की तरह नहीं लिखेंगे। देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है द पुलिस, अब पुलिस यहां पे सब्जेक्ट की तरह आया है, यहां पे पीपल सब्जेक्ट की तरह आया है और यहां पे समबडी सब्जेक्ट की तरह आया है, तो द पुलिस आर टू कैच द थीव्स, तो यहां पे हम जो थीव है ना, ये जो है चोर जो हमारा है ऑब्जेक्ट, इसको सबसे पहले लिखेंगे। द थीव्स आर टू भी, देखो टू वाला हो गया ना, इजम मार के साथ टू आ गया, तो कुछ नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट आगे हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी जो सेम टेंस है, उसके आगे टू बी और थर्ड फॉर्म लिख देंगे डायरेक्ट। हमें ये नहीं लगाना होता बाय पुलिस। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं भाई चोर को पुलिस ही पकड़ती है, नॉर्मल केस में पुलिस ही पकड़ती है। अगर आप बहादुर है तो आप भी पकड़ लोगे, लेकिन वो काउंट नहीं होगा, काउंट वही होगा जिसको पुलिस पकड़ेगी, ठीक है भाई। आप तो पकड़ लोगे मुझे पता है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इसलिए होती है कि पहले से अंडरस्टूड होती है भाई ये काम यही करता है, ठीक है, ये काम यही व्यक्ति करता है, इसलिए यहाँ पे हम इनको नहीं लिखते हैं। जैसे पुलिस है, अपना काम पुलिस ही करती है। अब जैसे दंगे हो गए तो दंगे कौन करेगी, पब्लिक ही करेगी दंगे,
और कोई थोड़ी करेगा। पशु पक्षी थोड़ी दंगे करेंगे, हैं? पशु पक्षी दंगे करते हैं क्या? हैं? पीपल हो गया, जज हो गया न्याय करने के लिए। न्याय कौन करता है? जज करता है। ये तुम कर लोगे कहीं जाके? कोई नहीं करने देगा आपको, है ना। और ये जो है ये इनको क्यों नहीं लिखते हैं? इनको इसलिए नहीं लिखते हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि असलियत में ये जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में हमें जेंडर की डिटेल नहीं होती है कि ये बॉय है या गर्ल है, ये बॉय है या गर्ल है, हमें इनकी डिटेल ही नहीं होती। तो हम क्या लिखें लास्ट में? हम सी लिखें या हर लिखें या हिम लिखें, क्या लिखें? देम लिखें, क्या लिखें? हमें यही नहीं पता होता ये एक है या दो है, या इनका जेंडर ही नहीं पता होता, इसलिए हम इनको नहीं लिखते हैं। आप ऐसे दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसलिए हम इनको नहीं लिखते। ऐसा नहीं लिख सकते बाई एवरीवन, बाई समवन, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इनको हम बोलते क्या है पता है? ये सब क्या है? ये देखने में आपको ऐसे लग रहे होंगे पता नहीं क्या है, ये सब के सब सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो हमारा चैनल है उस पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस पे भी मैं क्लासेस लेता हूं, वहां पे भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये चीजें क्लियर है भाई। इसलिए इनको हम नहीं लिखते हैं, पैसिव वॉइस में इनको हम नहीं लिखते हैं। देख लो एक बार, देख लो, पीपल बीट राहुल हेयर, तो यहाँ पे पीपल को हम सब्जेक्ट की तरह लास्ट में नहीं लिखेंगे, समबडी को सब्जेक्ट की तरह लास्ट में नहीं लिखेंगे बाय लगा के, ठीक है। इसलिए इनको नहीं लिखते हैं। इनका डाउट क्लियर हुआ? हुआ भाई, क्लियर डाउट। इसी तरह से ये कुछ यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए ले रखे हैं, इनको मैं बना के देखता हूं, ठीक है। मैं देखता हूं मैं तो नहीं भूल गया कहीं, ठीक है। इनको बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे सभी वही शब्द हैं, द पुलिस हो गया, पीपल हो गया, जज हो गया, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया। तो इनको तो सब्जेक्ट की तरह लिखना नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो और वर्ब लिखो, काम खत्म। इनको नहीं लिखना है। अब जैसे यहाँ पे थीप आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे आगे, थीप लिख दिया, इसके आगे दा लगा हुआ है तो हम दा भी लगा देंगे, द थीप अरेस्टेड। कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनेट। किस में बनेगा? वाज वर्ब में, तो लगा देंगे वाज। ऐसे लिखेंगे क्या है? द थीप वाज, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनेट है तो खाली वाज वर्ब से ही काम चल जाएगा, बीइंग मत लगा देना, वो कॉन्टिन्यूस में लगता है। अरेस्टेड को डायरेक्ट यहाँ पे अब थर्ड फॉर्म की तरह हम लिख देंगे, ठीक है, अरेस्टेड। बस इतना ही काम में हो जाएगा, आगे नहीं लिखना कुछ भी। द थीप वाज अरेस्टेड, ठीक है। ऐसे ही ये वाला लिखा हुआ है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब भी इनको अगर मुझे जरूरत पड़ी ना अब भी इनको ट्रांसलेट करवाने की तो बेकार है, आपने जो पहले की 3 क्लासेस देखी हैं। ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का, और ये तो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में क्या लगाओगे? कैन के साथ बी लगा दोगे, सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। ये कौन भाई? वैभव, प्लीज आप आराम से करवाओ। अरे भाई 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 क्या क्या लिख रहे हो भाई? नोट देखो, मैं एक बात और आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनो। जब आप क्लास में पढ़ा करो, देखो आप जीके की क्लास ले रहे हैं, आप रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते पढ़ते नोट कर लो। लेकिन जब आप खासकर मैथ की और इंग्लिश की क्लास लिया करो तो कॉन्सेप्ट होता है भी मैथ में और इंग्लिश में, ठीक है, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं भूल जाते हैं। रीजनिंग का तो याद रह जाता है। अगर आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं या 30 आ रहे हैं तो 70% सब ठीक कर देंगे, 15 में से 10-12 तो सब ठीक कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया ना तो 10 आएंगे तो 10 के 10 आपसे गलत हो जाएंगे, 25 आएंगे तो 25 के 25 गलत हो जाएंगे, तुक्का से एक आध सही हो जाए तो ठीक है। मैथ में भी यही हाल होता है। जब आपको क्लास लो आप तो उसको क्लास को पूरी श्रद्धा के साथ देखो, बाद में जब आपको समझ में आ जाए आराम से बैठ के ढंग से तब आप नोट्स बनाया करो, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ पहले सीखा करो बाद में नोट्स बनाया करो। पीडीएफ इसीलिए देता हूं आपको नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पैसिव वॉइस आपके खत्म हो गए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब ये 3 क्लास बहुत है, 4 क्लास हो गई इसकी। अब अगला टॉपिक चालू करेंगे कल से, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस इससे ज्यादा नहीं आएगा, मैंने आपको बेसिक से हाई लेवल का सारा कुछ करा दिया है, इससे ज्यादा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आने वाला है। चलो जल्दी जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, इनको मुझे बता दो इनका ट्रांसलेशन क्या होगा।
वोकैबुलरी के लिए बुक बता दो भाई। वोकैब के लिए देखो मैं बताता हूं, सुनो। वोकैब के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। पिनेकल की आती है, ब्लैक बुक आती है, और नीतू मैडम की वोकैब की आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं आपकी वोकैब की। अब ये जितनी भी बुक्स है ना, हर कोई अपने बारे में पता नहीं क्या क्या लिख के उसमें बेचते रहते हैं, ठीक है। उनका काम है बेच के पैसा कमाना। हर बुक में अगर 1500 वर्ड लिखे हुए हैं, हर बुक में अगर 1500 वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम के 1500 मिल गए, इसमें से 1400 वर्ड सब में सेम ही मिलेंगे। अगर 3 किताबें आपके पास हैं, 3 किताबें हैं अलग अलग, तो इनमें 1400 वर्ड सेम ही हैं। सिर्फ 100 वर्ड्स ऐसे हैं जो इधर उधर के मिल जाएंगे, बस ये फर्क होता है। आप कोई सी भी बुक ले लो, लेकिन याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। बेशक आप कोई भी ले लो, ब्लैक बुक ले लो, पिनाकल की ले लो, कोई भी ले लो, मेरे हिसाब से ब्लैक बुक ठीक है, ठीक है। आप कोई भी ले लो, सब में सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामर में तो हो सकता है कि भाई किसी में अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा हो। भाई इसमें वर्ड मीनिंग में क्या क्या आप बुक देखोगे, सब बुक में ऐसा ही होगा। यहाँ वर्ड मीनिंग लिख दिया, यहाँ 4 ऑप्शन लिख दिए, सब बुक में ऐसा ही मिलेगा। या फिर वन लाइनर होगी तो यहाँ उसका लिख दिया, यहाँ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, यहाँ इसके एंटोनिम सिनोनिम लिख दिया। सब में यही हाल मचा हुआ है, ठीक है। मार्केट में भरमार है, कोई सी भी एक किताब ले लो, उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो और उसी को 10-15 बार रगड़ दो बस। उसके बाद आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करा करो फिर उसके बाद, ठीक है। इस तरह से आप इनको करोगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है आपको। अब मुझे जल्दी से पैसिव वॉइस बता दो, पैसिव वॉइस बता दो जल्दी से, बना के बताना है, कभी ऐसे ही बता दो, ठीक है। बताओ जल्दी से कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, दे आस्क्ड मी टू कंप्लीट द रिपोर्ट। टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट। पता चल रहा है ना कैसे, आस्क की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, द रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया द रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में जाने के लिए वाज वर्ब। तो जहां पे वाज वर्ब दिखे उसी को लगा दो भाई, ठीक है। रिपोर्ट के साथ जहां पे वाज वर्ब दिखे उसी को लगा दो। तो ये दो तो गलती हो गए, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, यहाँ पे तो वाज वर्ब है ही नहीं, इन दोनों में है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आना चाहिए, है ना। चलो, आस्क्ड, दे आस्क्ड मी टू कंप्लीट द रिपोर्ट। अब ये मत सोचना है टू के बाद बी आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब वाला सिस्टम है। वर्ब के साथ बी दिखे, वर्ब के साथ ऐसे टू दिखे, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू दिखे, वेरी गुड, इसमें बी लगेगा, ठीक है। तो जहां पे बी लगा हुआ है इसको काट दो, ये लगा, देखो एक्स्ट्रा बी लगा रखा है, इसकी जरूरत कहीं हमें है, कहीं जरूरत, कहीं जरूरत नहीं है, ये आएगा, ठीक है। द रिपोर्ट वाज आस्क्ड टू कंप्लीट बाय मी, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए है, ए ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, तो कोई बी बता रहा है, रुको 1 मिनट, मैंने गलत लगाया क्या निशान। ये बी कैसे हो गया भाई आप सबका है, ये बी कहां से आ गया, ये एक्स्ट्रा शब्द कहां से आ गया बी। यहाँ पे कहीं है क्या बी, है क्या कहीं पे बी, नहीं है। तो आपने बी वाला क्यों किया, ये बी वाला क्यों किया आपने, मुझे बताओ। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वाजवर के तुरंत बाद जब टू आएगा, इज एम आर वाजवर के बाद जब टू आएगा तो बी लगाना है। मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आएगा तब लगाना है। यहाँ पे आस्क्ड, अच्छा बहुत बढ़िया, इसको भी चेंज कर दो, पास्ट इंडेफिनिट के आस्क्ड को भी, यहाँ पे भी वाज लगा दो, यहाँ पे भी लगा, एक ही जगह चेंज होता है, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी बी कर दो, बहुत बढ़िया है। क्या कर रहे हो भाई तुम, पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो। ये सबके सब एक दूसरे की चेपा चेपी लगे रहते हैं। भाई उसने बी बोल दिया, मैं भी बी लगाऊंगा, मैं भी बी कमेंट करूंगा। भाई जब नहीं आता तो मत करो कमेंट, ठीक है, जरूर थोड़ी कमेंट करना। आगे बताओ क्या आएगा। द मैनेजर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, ऐसे तो टू यहां पे भी आ गया, यहां पे भी लगा दे बी। अब है यहां पे भी आ गया टू, तो लगाओ बी यहां पे भी। ये मैनेजर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एडवाइज क्या है, वर्ब की सेकंड। भाई ईडी वीडी लगाओ ताइन में, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद समझ जाए करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये वाज वर्ब में बदलेगा, किस में बदलेगा, वाज वर्ब में। ये टू तो पता नहीं कहां कहां आएगा, सब जगह तो लगाना है। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था जब सिर्फ ये शब्द आएंगे, ये शब्द आएंगे, खोपड़ी खोल के देख लो इनको, आंख खोल खोल के देख लो, जब ये शब्द आएंगे
तब टू दिखे और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म दिखे, तब ये ऐसे बदलना है। ये नहीं आस्क्ड आ गया और बीच में कहीं भी सेंटेंस में टू लगा दिया तो इसको भी बी बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बनाओ इसको। द मैनेजर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट वाज वर आना चाहिए। इसको हटा दो, इसमें वाज वर नहीं है पहले ही, है ना। तो वाज वर हमें दिख गया, वाज वर आ गया। वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास तीनों में थर्ड फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे टू टेक रेस्ट, अब देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, टू टेक रेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बी इसने लगा दिया, फालतू का फंड का है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो पहले ही गलत है। यहाँ पे टेकिंग, टेकिंग कहां से आ गया? यहाँ पे तो टेक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा ठीक। ठीक है भाई, आ गया समझ में? हाँ, ए आएगा। चलो आगे देखो, इसमें से बताओ करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है बताओ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट है। भाई खोपड़ी खुलेगी अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। छोटा आएगा ना जब खुलेगी खोपड़ी, ऐसे तो खुलेगी। बताओ कौन सा ठीक है इनमें से। पढ़ना स्टार्ट कर दो जल्दी से सेंटेंस को। द पर्सन लिखा हुआ है, द पर्सन, द पर्सन, द पर्सन, बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है हु, यहाँ पे लिखा हुआ है हुम, यहाँ पे लिखा हुआ है विच और यहाँ पे लिखा हुआ है हुज है। अब तो सर अब तो गड़बड़ होएगी होएगी है। अब बताओ क्या होगा। द पर्सन हु आई मेट, ठीक है, यस्टरडे, अच्छा, who I met yesterday is my teacher. The person whom I met yesterday is my teacher. The person which I met yesterday is my teacher. भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। चलो बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नया कॉन्सेप्ट है। देखो, एक होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, हु, whom, ऐसे कुछ पढ़ाया था ना कल। हाँ पढ़ाया था। ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? सब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पढ़ाया था ना। अब एक आपका होता है विच, क्या होता है? विच। ठीक है, और कौन कौन सा था इसमें? एक विच था और क्या है? हुज हो गया, हुम हो गया, विच और हुज, हुज रह गया बस। ठीक है, एक है आपका हुज। देखो ये जो दोनों चीजें हैं, ये वाली जो दोनों चीजें हैं, ये किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? पर्सन के लिए। पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में बोले तो लिविंग थिंग्स के लिए, ज्यादा हिंदी में बोले तो सजीव चीजों, सजीव चीजों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ये जो है इसमें से जो ये है, ये आपको सबको पता होगा किसके लिए इस्तेमाल होता है? निर्जीव चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि आप इसको एनिमल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्ड्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हमारा ये जो पर्सन है ये किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो व्यक्ति के लिए दो ही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, या तो हु या हुम। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें इन चीजों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी देखो, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जिनको आ रहा है वो समझ लो। ठीक, अब यहाँ पे द पर्सन लिख दिया। अब यहाँ पर्सन के बाद आगे चलते हैं, हम पर्सन के बाद आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो हुज है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कल की क्लास में बताया था ये चीज। हु क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वर्ब आती है, वर्ब, ये जो वर्ब की फॉर्म आती है, ये किसके लिए आती है? वर्ब की फॉर्म हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ये कभी ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं क्या? नहीं, ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए आते हैं। फिर सर पैसिव वॉइस में तो लगा रहे थे, वो बेशक हम लगा रहे थे, लेकिन लिख तो आगे सब्जेक्टिव केस ही रहे थे ना। ऑब्जेक्ट बेशक बोल रहे थे, ही इज बीइंग सेंट बाई मी। देखो इसको ऑब्जेक्ट बेशक बोल रहे हैं, लेकिन है तो सब्जेक्ट का वर्ड ही। ऑब्जेक्ट सिर्फ कहने को बोल रहे हैं, है तो सब्जेक्ट का वर्ड ही। और ये पीछे बाय लगा के मी लिखा है, ये देखने में बेशक हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लग रहा है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो यानी कि ये जो हु है ना, हु ये सब्जेक्ट है और हु जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए आती हैं? सिर्फ सब्जेक्ट के लिए आती हैं। तो हुम तो हमारा क्या हो जाएगा? ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हु हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद नहीं, सुनो एक चीज सुनो, इसमें एक गड़बड़ दे रखी है सेंटेंस में, इसको हटाओ। इसमें दूसरा ठीक होगा, इसमें होगा दूसरा ठीक। ठीक है,
ये whom दे रखा है ना, ये वाला ठीक होगा। ये वाला ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर हम who को सब्जेक्ट मानेंगे, अब मान लो अगर हमने who को सब्जेक्ट मान लिया, फिर आई क्या है आगे, आई क्या है, और हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो ये आई क्या है, इसलिए ऊपर वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वर्ब भी आगे। हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, अगर हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो फिर ये वर्ब किसके लिए आएगी, दो सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब थोड़ी आएगी, या तो इसके लिए आ सकती है या इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें सही। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको इसको कराऊंगा, जिसको समझ में नहीं आया वो रहने दो। ठीक है, अगला वाला देखो, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू डैश द फॉर्म केयरफुली। देखो जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था, आप इस वाला छोटा सा जो ये आपका सेंटेंस फ्रेज है, क्लोज है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आती है, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, बताओ। हमने जब इसको पढ़ा था, कहां पे गया भाई, रिक्वेस्ट वाले में जब हमने पढ़ा था, देखो ये वाला, ये रहा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये जब पढ़ा था तो कौन सी फॉर्म लिखी है, पहली। यही एक ऐसी चीज है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस में भी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कभी इसमें आप थर्ड फॉर्म लगा दो, इसमें कौन सी आएगी, पहली फॉर्म आएगी। यही इकलौती ऐसी चीज है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली फॉर्म ही हमें लगाएंगी। इनमें से पहली कौन सी है, ये तो पांचवी है, ये दूसरी तीसरी हो सकती है, चौथी है, पहली कौन सी है, फिल है। कौन सी है, फिल। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन साइलेंस। ठीक है, तो भाई टीचर ने बच्चों को क्या बोला है कि भाई साइलेंस बना के रखो क्लास में, तो वाजवर आएगा, सबको पता है, ये तो गलत हो जाएंगे दोनों। ठीक है, वाज के बाद टोल्ड टू मेंटेन साइलेंस। अब देखो हमें ये देखना है कि यहाँ पे वाज या वर्ब, हमें इनमें से क्या चाहिए, स्टूडेंट अगर होता तो सिंगुलर होता, और हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये क्या है, फिलहाल प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो इसको क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो वाज के प्लूरल है, नहीं, क्या है, प्लूरल वर्ब। कौन सी है, वर्ब, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट द डोर, अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको एक चीज और देखनी है कि इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, सिर्फ रिक्वेस्ट वाले को छोड़ करके सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, तो क्लोज आना चाहिए, क्लोजेज है, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्लोजिंग लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से क्या आना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले लिखना है लेट, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, जो भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, दिखाऊं दोबारा, भाई कहां गया है, ढूंढना पड़ेगा मुझे, ऐसे बताया था ना भाई, चलो ढूंढ ही लेते हैं भाई। ये रहा, देखो मिल गया, ये रहा, देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और उसकी हमने क्या लगाई थी, थर्ड फॉर्म लगाई थी। क्या लगाई थी, थर्ड फॉर्म हमने उसमें लगाई थी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, अपनी थर्ड फॉर्म लगा देंगे बी के साथ। तो यहां पे इतना तो पूरा कर ही रखा है, लेट लिख रखा है, ऑब्जेक्ट लिख रखा है, सिर्फ हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है बी के साथ, तो बी क्लोज्ड सही हो जाएगा। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, जो खाली क्लोज्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखो, इसमें से करेक्ट सेंटेंस, ये फिर से वही आ गया, इसको छोड़ो, फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे दोबारा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा ही देता हूं। चलो इसको बताओ, नेक्स्ट वाले को, कंप्लीट द सेंटेंस, द वर्कर्स शुड डैश द सेफ्टी रूल्स, द वर्कर्स शुड डैश द सेफ्टी रूल्स। बताओ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब मॉडल वर्ब नॉर्मल लिखी होगी, इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पढ़ाया था ना कल की क्लास में। तो यहां पे हमारा यहां तक सब्जेक्ट आ गया, शुड आ गया, अब शुड के बाद बी आना चाहिए प्लस V3 आनी चाहिए। तो बी प्लस V3 कहां है, ये रही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दे आस्क्ड हिम टू सबमिट द असाइनमेंट। ये तो बहुत हल्का है, इसको खुद ही कर लेना। ठीक है, इसको आप खुद ही कर सकते हो, इसको बताने की भी जरूरत नहीं समझता मैं, इतना मैंने आपको करा दिया है कि इसको आप खुद ही कर लो। ठीक है भाई, चलो अब मुझे ये बता दो, कौन ऐसा बच्चा बचा हुआ है जिसको अभी एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में नहीं आया है। अगर बिना क्लास देखे बोलोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा, अगर जिन बच्चों ने क्लास देखी है रेगुलर उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, एक्टिव पैसिव वॉइस में जो भी हमने पढ़ा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कवर कराई हैं। ठीक है, आपकी 4 क्लासेस होगी, ये लगा लो, 4 क्लासेस में
5-6 क्लासेज में तो टेंस निपट गए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस तो बहुत छोटी चीज है, टेंस पढ़ने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत छोटी चीज है ना। सभी को क्लियर है भाई? चलिए क्लियर है। अब पेपर में अगर एक्टिव पैसिव वॉइस आया, देखो आपके पेपर में जितना मैंने कराया ना, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, ये मुझसे लिख के ले लो। इससे बाहर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई घरेलू या बड़े लेवल की कर रहे हैं, तभी आ सकता, वरना नहीं आएगा। और वैसे इससे बाहर बनते भी नहीं है। 4-5 वैसे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं बिल्कुल कोर्स के लास्ट में करा दूंगा, उनको भी करा दूंगा कोर्स के लास्ट में, ठीक है। अभी मुझे जरूरी नहीं समझता मैं कि अभी मैं उनको कराऊं, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कवर कराना है, बहुत सारा सिलेबस आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट है, टेंस करवा दिए, एक्टिव पैसिव वॉइस करवा दिए, बेसिक चीजें मैंने सब करा दी। कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्या कराऊं बताओ कल से? कल से मैं आपको कराऊंगा जो एरर सबसे ज्यादा मिलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। कल से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेंगे। भाई किस कौन सा है? अब एक बात बताओ मुझे, ये जो सबमिट है ये वर्ब है, ये है वर्ब या ये है वर्ब? ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। सबमिटेड नहीं आएगा, ऐसे ही तो फंसाएगा आपको वो। ये वर्ब नहीं है, वर्ब वो होगी जो सब्जेक्ट के साथ होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी। मैं यहां पे लिख दूं दे आर गोइंग टू आस्क हिम, दे आर गोइंग टू आस्क हिम। अब बताओ कौन सी वर्ब है? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब के पास लिखी होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी होगी, वो है वर्ब। वर्ब तो ये भी है, लेकिन ये वाली नहीं है जो हमें चाहिए, ये वाली वर्ब नहीं है जो हमें चाहिए। समझ में आ गई आपके? ये टू वाली वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है, ये वर्ब वो वाली नहीं है जो हमें चाहिए। ऐसे तो सेंटेंस में पता नहीं कितनी लिखी होती है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, जो हमारे सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बिठाएगी, वही हमारी वर्ब होगी, ठीक है। वही हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, ठीक है भाई अंकित? वही हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो यहां पे ये जो सबमिटेड लिख के आपको परेशान कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, ठीक है। ये गलत है और ये आस्किंग होना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, अंकित आ गया समझ में? हाँ भाई रोहित सही बोल रहे हो आप, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, आज नहीं, कभी आज सोचने लगो, ठीक है। कल की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। कल की क्लास से शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम शुरू करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे इस टॉपिक को करने के लिए। अगर ये टॉपिक कर लिया तो प्रोनाउन जब आप पढ़ोगे उसमें काम आएगा, आगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा। बहुत सारी क्लासेस में ये आपका काम आने वाला है, ठीक है। ये हम करेंगे जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखो मैं अभी बता रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे। अब क्या करने लायक हो गए हो आप? अब आप करने लायक हो गए हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने लायक हो गए हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी देखूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे या एडजेक्टिव कराऊंगा या एडवर्ब कराऊंगा, वो आपको तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, किस किस को स्पष्ट है भाई? रोहित की तरह समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? ठीक है भैया, चलो तो नई क्लास में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और देखो एक बात याद रखनी है आपको, मैं चाहे यहां पे कितनी भी मेहनत कर लूं, ठीक है, मैं चाहे आंख फोड़ लूं मेहनत कर करके, यहां पे हाथ को ऐसे तोड़ दूं मेहनत कर करके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बेशक 20 बार क्लास को देख लो, कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई कितना अच्छा टीचर पढ़ा ले आपको, कोई भी कहीं पे भी पढ़ लो, चांद पे जाके बैठ के पढ़ोगे तब भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। मेरा काम है, मैं आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट करवाऊंगा क्लियर, और ऐसा करवाऊंगा कि उस टाइम आपके समझ में आ जाएगा। अब वो जिंदगी भर समझ में आता रहे, पेपर तक समझ में आता रहे, ये आपके ऊपर है कि आप उसका रिवीजन कब कब करते हैं, ठीक है। जितनी बार आप उसका रिवीजन करेंगे उतनी बार अगले जन्म तक भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे तो करोड़ों साल पहले भी मैंने आपको करवाया था, याद है किसी को? नहीं है याद, रिवीजन नहीं किया उस टाइम पे, ठीक है। अब रिवीजन कर लेना, जो बाद में मैं कभी पूछूं अगले पिछले जन्म में तो आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही है, अब हम नई क्लास में मिलेंगे, ठीक है।
नए टॉपिक के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।